साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग 66वीं जो 66 नंबर की बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम होना है, प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं। तो यह जो टेस्ट सीरीज है आपका आस्था आईएएस कोचिंग का है। उसका टेस्ट नंबर जो 5वां है, जिसमें साइंस और करंट अफेयर को कवर किया गया है, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोग पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग जो शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन हैं उनको देख लेंगे, क्योंकि बीपीएससी के पेपर में यदि आप देखेंगे पुराने पेपर, तो उसमें साइंस के सवाल जो है अच्छे खासे पूछे जाते हैं और बहुत कठिन नहीं पूछे जाते। इसलिए यदि आप साइंस का पोर्शन सही से पढ़ लेते हैं तो आपका नंबर जो है बढ़ सकता है। तो उसको प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे 76 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से कथन सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे, पहला है अरवर और स्मिथ इन्होंने अंतः आकेंद्रन का पता लगाया, सही है। फेल्डमैन इन्होंने एग्रो बैक्टीरियम टीडीएनए मुक्त युक्त पारजीनी पादपों का विकास किया, ये भी सही है। मुलिस इन्होंने पॉलीमरेस श्रृंखलित प्रतिक्रिया पीसीआर का पता लगाया, तो यह भी सही है। तो इस प्रकार से देखें, अगला है डी, इसमें टेमिन और वाल्टमियर रिवर्स ट्रांसी करप्टस का पता लगाया। तो इस प्रकार से चारों देखें, ए बी सी डी चारों के चारों सम्मिलित हैं, तो ई वाला ऑप्शन कि एक से अधिक तो सही है, तो ये ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है टेफ्लॉन क्या है। तो टेफ्लॉन जो है ये आपका यदि देखें तो ये क्या है, फ्लोरोकार्बन में आएगा। टेफ्लॉन का जो वास्तविक नाम होता है, पूरा नाम पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। PTEE लिखते हैं, ठीक है। पॉली टेट्राफ्लोरो, यहाँ पे ये F होगा, PTFE लिखते हैं, तो पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसको आमतौर पर टेफ्लॉन नाम से जाना जाता है। और ये जो PTFE है ये एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका जो घनत्व होता है वो 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है एवं इसका गलनांक जो होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो घनत्व भी ज़्यादा होता है और गलनांक भी ज़्यादा होता है। और यह विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। जो आपके पैन वगैरह आते हैं जिसपे ऐसे होते हैं जिसमें कोई चीज़ चिपकती नहीं है, कम तेल लगता है, तो वो इसी से बनाए जाते हैं। अगला है इसमें 78 नंबर क्वेश्चन कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यदि आप इसमें देखें, पायरिन जो है अग्निशामक, सही है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, यह भी सही है। इसके अलावा आपका फ्रेयॉन प्रशीतक से संबंधित है, ये भी सही है, ठीक है, मतलब एयर कंडीशन जो होता है उससे संबंधित है। जबकि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ये फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन युक्त बहुलक नहीं होता है। फ्लोरीन और फ्लोरीन दोनों में फ़र्क है। फ्लोरीन जो है ये कार्बन का एक उपयोगी अपर रूप है, जबकि फ्लोरीन क्या है, एक एलिमेंट होता है। और ये फ्लोरीन है, इसकी खोज वर्ष 1985 में प्रोफेसर RE इस्माइली, सर हेरोल्ड W क्रोटो एवं रॉबर्ट F कर्ल के द्वारा की गई थी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1996 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन, इसका सबसे साधारण रूप जो होता है बकमिनिस्टर्स फ्लोरीन है। यह एक रवेदार बहुरूप होता है, मतलब पॉलीमर होता है, जिसका प्रत्येक अणु जो एटम है वो 60 कार्बन परमाणुओं के का गोलाकार समूह होता है और इसे C60 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन को C60 से, और जो फ्लोरीन एलिमेंट होता है उसे F से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह जो फ्लोरीन है, इसके अतिरिक्त इसको आप C32, C50, C70, C76 ये भी क्या है, फ्लोरीन के छोटे छोटे गोलाकार रचनाओं के रूप में, इस रूप में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला है कि बेंजीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बेंजीन में क्या होता है, C6H6 इसका फार्मूला होता है। इसको यदि आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है, और एक एक छोड़ करके इसमें डबल बॉन्ड लगा दिया जाता है, ये इस प्रकार से। तो इसमें आप देखेंगे इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार से इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 जो है वो पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो 12 सिग्मा एवं 3 पाई, ये सही हो जाएगा। अगला है एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने का अयोग्य बनाया जाता है। तो क्या मिलाने से वो पीने लायक नहीं रहता जाता है या जहरीला हो जाता है।
तो इसमें आपका मेथनॉल या पिराडिन, मेथनॉल एवं पिराडिन मिलाने से क्या होता है, ये जहरीला बन जाता है और ये इसको पीने से मृत्यु हो सकती है व्यक्ति की। अगला है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, तो मेथनॉल, मेथनॉल मेथनॉल को ही मेथिल एल्कोहल भी कहते हैं, तो मेथनॉल या मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। अगला है, शक्कर जो चीनी है इसके किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से आपका जो है एथाइल एल्कोहल बनता है, क्या बनता है, एथाइल एल्कोहल। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बने गन्ने को क्या कहते हैं, शर्करा होता है, जिसका आणविक सूत्र क्या होता है, C12H22O11 होता है। इसके किण्वन से इथाइल या एथिल एल्कोहल बनता है। अगला है, सीरा मोलसेस किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है, तो ये जो है आपका शराब में इस्तेमाल होता है, तो मतलब इस प्रकार से एल्कोहल के लिए एक अति उत्तम कच्चा माल होता है। तो शराब जो है एक एल्कोहली पेय होता है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के किण्वन से बनाई जाती है। इसमें एल्कोहल की मात्रा भी अलग होती है, जैसे बियर, शैंपेन, साइडर, पोर्ट एवं शेरी, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन आदि कुछ प्रमुख शराब हैं। बियर में एल्कोहल की मात्रा सबसे कम होती है, रम में सबसे ज़्यादा होती है। जैसे अब बनाया किस जाता है, जैसे रम जो होता है ये सीरा, इसका कच्चा माल जो होता है सीरा होता है, ब्रांडी अंगूर से बनती है, विस्की जौ से, बियर जौ से, शैंपेन अंगूर से बनती है, साइडर सेब से बनती है। अगला है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक होता है, किसका बहुलक होता है, तो प्राकृतिक रबर की बात कर रहे हैं तो आइसोप्रीन 84 का सी ऑप्शन, प्राकृतिक रबर जो होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र क्या होता है, CH+CH2। अगला है, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो प्लास्टिक से जो है आपका पॉलीएथिलीन गैस, अर्थात डी ऑप्शन सही है, प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 86 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है वो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है, मतलब किस पॉलीमर से बुलेट प्रूफ कपड़े बनाए जाते हैं, तो पॉलीएमाइड से। तो बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉली पैराफेनिलिन टेरेफ्थोलेमाइड, जिसे शॉर्ट में पॉलीएमाइड कहते हैं, इस नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है और यह एक सिंथेटिक फाइबर होता है। इसका ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड नेम जो है वो केवलर है। अगला है, पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है, तो जल की जो स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। कठोर जल जो होते हैं पीने में लवड़ीय होने लगते हैं, कपड़ा धोने पर इसमें झाग उत्पन्न नहीं होता, अतः कपड़ा धोने हेतु ये अनुपयुक्त होते हैं, तथा बॉयलर्स में उबालने पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण जो होते हैं वो सतह पर आकर जम जाते हैं तथा वाष्पन की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे ऊष्मा का संकेंद्रण जो है वो जल में बढ़ता जाता है और ज़्यादा गर्म होता जाता है और बॉयलर क्या होता है आखिर में विस्फोट करके टूट जाता है। तथा कठोर जल जो होते हैं फसल की सिंचाई हेतु भी उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये फसल के जाइलम को, जिससे पानी आता जाता है, उसको अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे फसल क्या होते हैं कुंठित हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका जो सी ऑप्शन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण स्थायी कठोरता होती है। अगला है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, मतलब इसमें सॉल्वेंट होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, तो चूंकि जो पानी होता है H2 उसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो अधिक होता है। चूंकि आयनिक लवण जो होते हैं वो ध्रुवीय होते हैं, पोलर होते हैं, तथा वे केवल एक ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घुलनशील होते हैं। पानी एक ध्रुवीय या पोलर सॉल्वेंट है तथा उसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो अधिक होता है। यही वजह है कि यह आयनिक लवणों का सुविलायक भी होता है। अगला है कि समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है, तो उत्क्रम पराशरण या इंग्लिश में है तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो छनन प्रक्रिया होती है, विधि होती है, उसके द्वारा इसको समुद्र के जल को पीने लायक बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो अभी ऊपर हम लोगों ने बात की उत्क्रम पराशरण, रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। अगला है, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है, तो जो हीलियम है, ठीक है, हीलियम या कह सकते हैं जो अक्रिय गैसें होती हैं उसमें आपका हीलियम भी आता है, तो हीलियम आपका क्या है, नोबल गैस कहलाती है। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा या आयतन में
वायुमंडल में सबसे कम होती है। तो यदि आप देखें वायुमंडल में सर्वाधिक क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, लगभग 78% होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होता है जो लगभग 20.95% होता है। और इसके अलावा आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में आर्गन जो होता है, आर्गन यहाँ पे जो दिया है वो 0.93% होता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपका कितना होता है, 0.03% होता है। इस पर सबसे कम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि गोताखोरों, 93 नंबर क्वेश्चन है कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया के में उपयोग की जाने वाली गैस, मतलब जब वो गोता लगाते हैं तो जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसमें जो होता है आपका ऑक्सीजन तथा हीलियम का विलायक मतलब मिश्रण लिया जाता है जब वो गोताखोर समुद्र में गोता लगाते हैं। और ऐसा हीलियम क्यों लेते हैं, क्योंकि हीलियम जो है अधिक दाब पर हीलियम जो है रक्त में इसकी विलेयता बहुत कम होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है सोने को किस में घोला जा सकता है। तो यदि आप देखें सोना जो होता है या स्वर्ण, ये नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रभावित नहीं होता है, परंतु जो एक्वा रेजिया अम्लराज होता है जिसमें क्या होता है कि इसमें 3 पार्ट सांद्र हाइड्रोक्लोरिक HCl तथा 1 पार्ट जो होता है नाइट्रिक अम्ल, 1 पार्ट जो होता है नाइट्रिक अम्ल आपका HNO3 नाइट्रिक, इनका जब घोल होता है इसी को अम्लराज कहते हैं। इसमें सोना जो होता है वो घुल जाता है और घुल के क्लोरो ऑरिक अम्ल AU आपका स्वर्ण का सिंबल होता है Cl4 ये बना लेता है। तो इस प्रकार से आपका इसमें जो डी ऑप्शन है, ई ऑप्शन, ये सही हो जाएगा क्योंकि इसमें से कोई एक नहीं है। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट होता है, इसी को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है, इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के निर्माण में होता है, मूर्तियों को बनाने में तथा मूर्तियों को सचे बनाने में किया जाता है। इसका सूत्र जो होता है CaSO4 हाफ H2O, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि माइका क्या है। तो माइका जो है ये ऊष्मा का चालक होता है तथा विद्युत का कुचालक होता है। इसके बारे में यदि और बात करें तो अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है, क्योंकि धातु नहीं होता है, धातु होता तो ये विद्युत का भी सुचालक होता। तो गैर धात्विक खनिज होता है या ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योग में जो विद्युत इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। यह उच्च वोल्टेज को भी सह सकता था, इसमें ऊर्जा क्षय भी कम होता है। अभ्रक की पारधात्विक शक्ति, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तथा रासायनिक स्थिरता अधिक होती है, अतः इसे संधात्रित कैपेसिटर के रूप में तथा अधिक वोल्टेज के विद्युत उपकरणों के लिए इंसुलेटर के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है। तो अभी ऊपर हम लोगों ने बात किया इलेक्ट्रिक जो इंडस्ट्रीज होती है तो विद्युत। अगला है विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, इसे क्या कहते हैं, इसे साइबरनेटिक्स कहते हैं, सी ऑप्शन। तो इसके बारे में और बात करें तो साइबरनेटिक्स विज्ञान के आधुनिकतम शाखाओं में से एक है। इसके अंतर्गत विभिन्न तंत्रों में हो रही प्रक्रियाओं की नियंत्रण क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। इसकी सर्वप्रथम परिकल्पना जो है नॉर्बर्ट बीनर ने की थी और इसे नियंत्रण का विज्ञान, साइंस ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। अगला है समय मापक विज्ञान है। तो किसे समय मापक विज्ञान कहेंगे, तो हॉरोलॉजी अर्थात ऑप्शन नंबर सी, इसके अंतर्गत समय मापन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर है कि घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये जो होता है आपका, ये है आपका ट्राइबोलॉजी आपका, इसमें घर्षण एवं स्नेहक संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन एवं उसका अनुप्रयोग किया जाता है। अगला है मोती के मुख्य अवयव क्या हैं। तो मोती का जो मुख्य अवयव होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है। तो किस पदार्थ को, तो सोडियम क्लोराइड को। तो सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है जिसका जलीय विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अगला है स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से
पीड़ित हो सकते हैं। क्योंकि इनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। पुरुष में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं जबकि महिला में एक्स एक्स होते हैं। तो इसमें जो ये एक्स वाला है यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। तो चूंकि इसमें इनमें एक ही होता है इसलिए इनमें वर्णांता से पीड़ित होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो कि वर्णांता जो है यह एक एक्स लिंग जो एक्स क्रोमोसोम है इससे संबंधित है। एक्स लिंग संलग्न वंशागत रोग होता है। इसे वंशांगत मतलब जेनेटिक रोग होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। इसे लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। तो याद रखिएगा वर्णांता को लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होने के कारण वे स्त्रियों की अपेक्षा इस रोग से अधिक पीड़ित होते हैं। अगला है कि भारी पानी वह होता है, भारी पानी D2O लिखते हैं, H2O नॉर्मल पानी होता है। तो भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। H का स्थान जो आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, इसमें जो दूसरा वाला ड्यूटेरियम है वो H की जगह पे प्रतिस्थापित हो जाता है, तो ये D2O हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से भविष्य के ईंधन के रूप में जानते हैं। तो हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में जाना जाता है। तो भविष्य के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस को जाना जाता है। यह सबसे सरल रासायनिक तत्व है और यह पृथ्वी के धरातल पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तीसरे तत्वों में से तीसरे स्थान पर आता है, थर्ड स्थान पर आता है। अगला है कि बैक्टीरिया में डीएनए कितने रूपों में पाया जाता है। बैक्टीरिया में डीएनए जो है ये 2 रूपों में, अर्थात बी ऑप्शन सही हो गया, 2 रूपों में पाया जाता है। इसीलिए आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी के विकास में बैक्टीरिया के प्लाज्मिड जो होते हैं उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला है ट्रांसक्रिप्टोम किसके अणुओं की पूर्ण श्रृंखला होती है। ट्रांसक्रिप्टोम किसके अणुओं की पूर्ण श्रृंखला होती है। तो इसका ऑप्शन है mRNA। इसके बारे में और बात करें तो ट्रांसक्रिप्टोम जो होता है, क्रिप्टोम, ये किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला होती है। RNA कई प्रकार के होते हैं जिनमें अधिकांश मात्रा में मैसेंजर RNA, mRNA किसका पूर्ण नाम क्या है, मैसेंजर RNA होते हैं जो प्रोटीन निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगले क्वेश्चन 108 नंबर की तरफ चलें। तो कपास किस कुल का पौधा है। तो कपास जो है आपका मालवसे कुल का पौधा है। ठीक है। कपास के फलों में स्थित बीज के बीजारोपण से लगी रेशों से, बीजावरण से, जो इसमें फलों के जो बीज होते हैं उसके बीजावरण से लगी रेशों से कपास को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा जो जूट होता है वो आपका टिलियासी कुल का पौधा है और जो तंबाकू होता है ये सोलानेसी कुल का पौधा होता है। अगला प्रश्न है कि मसालों के बागान के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो केरल को मसालों के बागान के नाम से जाना जाता है क्योंकि केरल में काली मिर्च, इलायची, अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्च आदि का बृहद स्तर पर उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि हल्दी में किस तत्व की प्रमुखता से किस तत्व की उपस्थिति से एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है। तो ये आपका क्या है, डी ऑप्शन, करक्यूमिन की वजह से। तो हल्दी में करक्यूमिन के कारण एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है और हल्दी का रंग जो पीला होता है वो भी करक्यूमिन की वजह से ही होता है। अगला है केसर जो है कैसे प्राप्त किया जाता है। तो केसर जो है, केसर को सेफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। जो फूल के स्त्री भाग होते हैं इसमें सेफ्रानॉल तथा पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है और केसर जो होता है ये इरिडेसी कुल का पौधा होता है। तो इस प्रकार से यह जो केसर है पुष्प की वर्तिका और वर्तिकाग्र, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ई मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सही हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सी नस्ल गाय के प्रजाति की नहीं है। देवनी, रेड सिंधी, गिर, साहिवाल। तो ये चारों की चारों जो हैं, जो नस्ल जो है गाय की, दूध देने वाले गाय की नस्लें हैं, दुधारू गाय की नस्लें। जबकि विदेशी नस्ल की गाय में जरासिंध जो है ये भारतीय जीवाणु के प्रति सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो इस प्रकार से इसका 112 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है चारकोल रॉट रोग जो होता है ये किस में होता है। सोयाबीन के पौधे में, मकई के पौधे में, सूरजमुखी के पौधे में, चना के झाड़ी में। तो आप इसको देखें यदि, तो चारकोल रॉट जो होता है सोयाबीन के जड़ एवं तनों का एक मृदा जनित रोग है तथा यह रोग सूरजमुखी एवं मकई के पौधों में भी पाया जाता है। और यह मृदा जनित जो कवक है ये माइक्रोफोमिना फिसियोलिना द्वारा
होता है। तो इस प्रकार से जो चारकोल रोग है ये आपका सोयाबीन में भी होता है, मकई में भी होता है, सूरजमुखी में, तो एक से अधिक, तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। जो बीटा कोशिकाएं होती हैं इनसे इंसुलिन का स्त्राव होता है, और इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन होता है तथा इंसुलिन में जस्ता धातु पाई जाती है, जिंक जेडन पाई जाती है। तो कभी पूछा जाए इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो जिंक पाई जाती है। अगला है महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखना, ये क्या कहलाता है? महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखना ये विरिलिज्म कहलाता है। ठीक है, जैसे कि भारी आवाज़ हो जाना, दाढ़ी मूंछ बढ़ना इत्यादि। यह महिलाओं में एंड्रोजोन्स जो हार्मोन्स होते हैं उसके अतिस्राव का अधिक स्त्राव होने का दुष्परिणाम होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? हमें असत्य कथन ढूंढना है। तो जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं होते हैं, सही बात है। कार्क जो होता है ये ओक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। एकेशिया जो एकेशिया होते हैं पौधे की लकड़ी से कच्चा प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। पादप कोशिका में सिलिया नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें चारों के चारों सही, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। तो स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील में आपका लोहा, क्रोमियम एवं कार्बन मैग्नीशियम होता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा है जिसे कॉपर सल्फेट कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला है कांच को बनाने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व को शामिल नहीं किया जाता है? तो जो कांच होता है, कांच क्या होता है? एक मिश्रण होता है जिसमें सिलिका, सोडियम सिलिकेट था, कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। तो मिश्रण होने के कारण इसका कोई निश्चित रासायनिक सूत्र एवं संगठन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है? ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट तथा पोटेशियम मेटा बाईसल्फाइड जो होते हैं, ये जो सब जो चीज़ें हैं, ये पदार्थों का उपयोग जो है खाद्य वस्तुओं के परीक्षण में होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सोडियम बेंजोएट ये सही हो जाएगा। और इसमें चारों में आपका पोटेशियम मेटा बाईसल्फाइड नहीं, अगर यदि होता तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाता। अगला है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है, क्या होता है? तो एंजाइम जो होता है ये इस प्रक्रिया को तेज करता है। तो जैविक प्रक्रिया में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम पदार्थ जिम्मेदार हैं। कार्बनिक पदार्थों जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को सरल सिंपल अम्ल में एसिड में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा ही संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होता है। अगला है ऑक्सीजन के सिलेंडर में किस निष्क्रिय जो अक्रिय गैस होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है? तो हीलियम का इस्तेमाल होता है। अगला है पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है? तो ये जो है आपका अमोनिया एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अमोनिया एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो पीतल के बर्तनों की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं मुख्यतः अमोनिया एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये 10 वाट के 10 बल्ब 10 घंटे तक जलाया जाता तो कितने विद्युत ऊर्जा की खपत होगी? तो सबको मल्टीप्लाई करें 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये कितना होगा? 1000 वाट घंटा, वाट आर हो जाएगा। तो 1000 वाट घंटा बराबर कितना हो गया? 1 किलो वाट आर हो गया। और इसी को क्या कहते हैं? 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो ये 1 यूनिट के बराबर हो गया। अगला है ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो यदि ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो घट जाता है। अगला है जर्मेनियम, कार्बन एवं सेलेनियम इत्यादि किसके उदाहरण हैं? तो ये अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसके उदाहरण होते हैं। मतलब इनकी चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच में होती है। ठीक है, विद्युत चालकता जो होती है चालक अचालक के बीच में होती है। अगला है विद्युत विभव जो होता है, विद्युत विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो पहले विद्युत विभव समझ लें क्या होता है। तो ये एकांक धन आवेश को या 1 यूनिट धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और
इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, और जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। तो यदि आपने ध्यान नहीं दिया इसमें तो आप ए ऑप्शन या बी ऑप्शन मार के आएंगे, परंतु इसका क्या होगा, ई ऑप्शन, एक से अधिक जूल प्रति कूलाम भी होता है और वोल्ट भी होता है। अगला है सीएफएल में कम दाब पर पारे के साथ अन्य कौन सी गैस अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। तो इसमें आप देखें सीएफएल या ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे को वाष्प के साथ आर्गन, जेनॉन, नियॉन को भी भरा जाता है। तो इस प्रकार से आर्गन भी होता है, जेनॉन, नियॉन, तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक से अधिक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो ब्लोअर या इमर्सन, इसमें नाइक्रोम के कॉयल इस्तेमाल होते हैं। विद्युत बल्ब में टंगस्टन सही है। हैलोजन लाइट में टंगस्टन सोडियम में सिद्धार्थ। सीएफएल में पारा। तो ये चारों के चारों सही है, तो ई वाला ऑप्शन एक से अधिक ये सही हो जाएगा। अगला है विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है। तो विद्युत चालकता की जो यूनिट होती है वो म्यो होती है। क्या होती है, म्यो होती है। अगला है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आइंस्टीन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार इनको 1921 में दिया गया था। तो आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था एवं प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करने के लिए 1923 में मिल्टन को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में सर्वप्रथम कब खुशहाली को पर्यावरण के साथ जोड़कर देखा गया। तो यह काम जो है 2020 की रिपोर्ट में किया गया। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में पहली बार खुशहाली को पर्यावरण से जोड़कर देखा गया तथा 2020 में भारत की जो रैंक है वो पिछली बार से 4 स्थान फिसल कर 144 हो गई। पिछली बार 140 थी, इस बार 144 हो गई, 4 अंक ये फिसल गए हैं। अगला है ब्लू फ्लैग क्या है। तो ब्लू फ्लैग जो है एक ट्रेडमार्क है। तो ब्लू फ्लैग जो है AFEE के स्वामित्व वाली एक ट्रेडमार्क जो 60 सदस्य देशों में 65 संगठनों से मिलकर एक गैर लाभकारी एवं गैर सरकारी संगठन है। अगला है पैंडेमिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये संक्रामक महामारी के संदर्भ में होता है। तो पैंडेमिक ऐसी संक्रामक महामारी को कहते हैं जो किसी एक जगह से कई देशों, महाद्वीपों या दुनिया भर में फैल गई, जैसे कि वर्तमान में कोरोना वायरस। तो ये एक पैंडेमिक है। अगला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है किसमें। तो डीएनए प्रबंधन तकनीक में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक इन विट्रो डीएनए प्रबंधन तकनीक है। इसके अंतर्गत विशिष्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग करके डीएनए या जीन के किसी विशेष खंड को की लाखों प्रवर्धित प्रतियां या कॉपीज तैयार की जाती हैं। अगला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज के लिए केरी बी मुलिस को कब नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इन्हें वर्ष 1993 में नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला है स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट 2020 में के तहत पिछले 25 वर्षों में किस पक्षी की सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो इसके अनुसार जो है आपका रोजी स्टर्लिंग की। तो इसके बारे में और बात करें तो गांधीनगर में आयोजित प्रवासी पक्षियों के संरक्षण हेतु जो 13वां जो कॉप सम्मेलन किया गया था CMS का, जो ये 13वां कॉप सम्मेलन हुआ था, याद रखिए कहाँ पे, गुजरात के गांधीनगर में। तो इस सम्मेलन में स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स 2020 रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार रोजी स्टर्लिंग पिछले 25 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ चलें तो A-SAT मिसाइल का वास्तविक नाम क्या है। तो A-SAT मिसाइल का वास्तविक नाम पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 है। ठीक है, इसका विकास DRDO द्वारा भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के तहत पूर्णतः देसी तकनीक के आधार पर किया गया है। अगला है परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से और परमाणु क्रमांक जो है वो जितना नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसी के आधार पर उसका परमाणु क्रमांक तय किया जाता है। तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं, इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बल प्राकृतिक बल नहीं है। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, ये सब के सब प्राकृतिक बल के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ई जो है उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेले का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया। तो इस मेले का जो आयोजन है जिसका नाम था अंतः प्रज्ञान, इस मेले का नाम अंतः प्रज्ञान था। ये प्रौद्योगिकी संबंधित मेला था और यह भारत सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला था जिसका आयोजन कहाँ किया गया, तेलंगाना में किया गया। तो याद रखिएगा। अगला है ETRSS नामक उपग्रह किस देश का है। तो ETRSS नामक उपग्रह यह इथोपिया का पहला उपग्रह है जिसे चीन के सहयोग से लॉन्च किया गया है।
अगला है विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी रोबोकॉप को किस देश के पुलिस में सम्मिलित किया गया है? तो इसे आपका विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी रोबोकॉप को दुबई ने अपने पुलिस में शामिल किया है। किसने शामिल किया? दुबई में। तो दुबई क्या है? ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात का ही एक क्या है? शहर है। तो यदि संयुक्त अरब अमीरात लिखा होगा तो आप संयुक्त अरब अमीरात को टिक मारेंगे, यदि शहर दिया तो दुबई हो गया। अगला है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अपने एल्गोरिदम का नाम भारतीय गणितज्ञ रामानुज के नाम पर रखा है? तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने। तो हाल ही में इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक एल्गोरिदम विकसित किया है जिसका नाम भारतीय गणितज्ञ रामानुज के नाम पर रामानुज मशीन रखा गया है। अगला है विश्व का पहला देश जिसमें बायोमेट्रिक्स प्राइवेसी कोड लागू किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया में यह लागू किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ चलें। तो 1 किलोग्राम यूरेनियम विखंडन से कितने जूल ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो इसमें 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से लगभग 10 पे पावर 14 जूल ऊर्जा जो है प्राप्त होती है, जबकि 1 किलोग्राम कोयले के दहन से 10 पे पावर 7 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है यूविका वैज्ञानिक कार्यक्रम किस संस्था द्वारा संचालित किया गया? तो इसरो के द्वारा। तो 2019 में इसकी शुरुआत इसरो के द्वारा की गई थी। अगला है वर्तमान में वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 57 है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि क्रॉस पेड्रोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग प्रजाति क्या है ये? तो ये घोंघे की एक प्रजाति है, ठीक है। वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई घोंघे की एक नई प्रजाति, इसका नाम जो है क्रॉस पेड्रोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग रखा गया है। और यह जो नाम है वो स्वीडिश जो पर्यावरण कार्यकर्ता जो 16 साल की लड़की हैं ग्रेटा थनबर्ग, उनके नाम पर रखा गया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे जो 150 क्वेश्चन थे यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। तो इसका जो आस्था है, इसका जो टेस्ट नंबर 5 था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।